A very good afternoon to all my viewers. I am Shubham Verma, Assistant Professor, IMT College of Pharmacy, Department of Pharmacology. Today we are going to discuss about the pharmacology of drugs acting on cardiovascular system. So basically आज हम जो है डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी किसकी, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स की। तो इसमें हम सबसे पहले जो है इसका हम देख लेते हैं सिलेबस जो है बेसिकली इसमें सिलेबस में जो कवर होंगी वो हमारी चीज़ें होंगी इंट्रोडक्शन टू हीमोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। सेकंड वन इज़ आपका ड्रग्स यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। थर्ड वन इज़ आपका एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। फोर्थ वन इज़ आपका एंटी एंजाइनल ड्रग्स। फिफ्थ एंटी एरिथमिक ड्रग्स एंड सिक्स्थ वन इज़ आपका एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स। सो फर्स्ट वन इज़ है आपका इंट्रोडक्शन टू हीमोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। सो इसको अगर थोड़ा सा इलेबरेट करें तो हम इसको नॉर्मल लैंग्वेजेस में ये बता सकते हैं कि हीमोडायनेमिक्स आप देख रहे हैं तो इसको हम तो अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो हीम मतलब ब्लड एंड डायनामिक मतलब फ्लो और मैकेनिज्म। तो क्या पढ़ेंगे इसमें हम जो है बेसिकली ब्लड का फ्लो पढ़ेंगे थ्रू आउट द बॉडी इन सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड अगेन जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो है आपका इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी इलेक्ट्रो से जैसे आपको डिफाइन हो रहा होगा सम इलेक्ट्रिक चार्जेस। सो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी बेसिकली हमारे हार्ट के अंदर जो है इलेक्ट्रिक चार्ज का मूवमेंट होता है थ्रू SA नोड टू AV नोड। तो इसमें जो है हम वही जो है उसका जो है नर्व इम्पल्सन जो है जो इम्पल्स जनरेट हो रहा है कैसे हो रहा है किस तरीके से हो रहा है क्या रूट है उस सब के बारे में स्टडी करेंगे। सेकंड में क्या है आपका ड्रग्स यूज इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो सब सेकंड जो है आपका इसमें हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को थोड़ा सा एलेबरेटली पढ़ेंगे। देन जो इसमें ड्रग्स यूज होते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर्स में वो पढ़ेंगे। तो जो यही जो ड्रग्स हैं नेक्स्ट जो आपके दिख रहे हैं आपको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, एंटी एंजाइनल ड्रग्स, एंटी एरिथमिक ड्रग्स और एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स। सो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को अगर थोड़ा सा एलेबरेट करके बताया जाए तो यही होते हैं कि जो ड्रग्स आपके हाइपरटेंशन यानी कि आपके ब्लड प्रेशर जो हाई ब्लड प्रेशर है उसको रेगुलेट करते हैं उनको हम कहते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। तो इसकी जो है क्लासिफिकेशंस हैं इसमें उसके मोड ऑफ एक्शन पढ़ेंगे इनके यूजेस एडवर्स रिएक्शंस एंड सेम एज इन एंटी एंजाइनल ड्रग्स। एंटी एंजाइनल ड्रग्स क्या होते हैं किस बीमारी में काम आते हैं बेसिकली जो इसका आपका एंजाइना पेक्टोरिस है जिसमें आपका हार्ट पेन होता है ये सब जो है इसमें हम पढ़ेंगे। एंड थर्ड वन इज़ आपका एंटी एरिथमिक ड्रग्स। एंटी एरिथमिक मतलब जो अरेथमिया जो कॉज हो रहा है उसको स्टॉप करेंगे वो होते हैं आपके एंटी एरिथमिक ड्रग। अरेथमिया बेसिकली क्या होता है आपका इरेगुलर हार्ट बीट यानी कि जब आपकी हार्ट बीट थोड़ी सी या फिर इरेगुलर हो जाती है तो उसे हम कहते हैं अरेथमिया। एंड लास्ट वन इज़ आपका एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स। हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स बेसिकली क्या होता है जो ड्रग्स जो है हमारे लिपिड्स को लिपिड सॉल्यूबल में हेल्प करते हैं उनको कहते हैं एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स। सो आपका नेक्स्ट स्लाइड है कंटेंट जो है बेसिकली इसमें क्या है हमारा वही है कि जो चीज़ें हमने अभी सिलेबस में डिस्कस करी तो वही जो है अलग अलग पार्ट्स में कंटेंट्स में डिवाइड की गई हैं। सो हम ईच लेक्चर में इनको अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट में हम पढ़ेंगे क्या इंट्रोडक्शन टू हीमोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी तो जो कि हमारा आज का टॉपिक है इसको हम आपको एलैबोरेट करके बताएंगे और इसको हम म्यूचुअली पढ़ेंगे। सेकंड जो आपका ड्रग है वो टॉपिक है वो है आपका ड्रग यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। देन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स एंड एंटी एंजाइनल ड्रग्स आपका है, एंटी एरिथमिक ड्रग्स है एंड एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स हैं। सो ये बेसिकली इसकी 6 कंटेंट्स हैं इस यूनिट के। तो जिसमें से आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ इंट्रोडक्शन टू हीमोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। सो कोर्स ऑब्जेक्टिव ये है इसका कि जो हम फार्माकोलॉजी में जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं जो यूनिट पढ़ रहे हैं वो कैसे उसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है, कार्डियोवैस्कुलर में ड्रग कौन कौन से यूज़ होते हैं और इसका जो है बेसिकली नेक्स्ट है आपका कोर्स आउटकम। तो कोर्स आउटकम में क्या है कोर्स आउटकम में हम यही चीज़ सब पढ़ेंगे जो है आपका क्या ये किस चीज़ में जो है इनका जो है यूजेस है इन फ्यूचर या फिर फ्यूचर एक्सपेक्ट से हम देखें तो ये क्या क्या चीज़ें हमें रिमेंबरिंग में हमें कैसे कैसे हेल्प कर सकती हैं हमारी नॉलेज में किस तरीके से अपग्रेडेशन दे सकती हैं। तो इन सब चीज़ों का लिए ही है। एंड देन आपका प्रोग्राम आउटकम है ये सब चीज़ें हैं। देन आपका आता है COs एंड POs मैपिंग। COs POs मैपिंग आपका जैसे बेसिकली जो है कोर्स आउटकम एंड प्रोग्राम आउटकम की मैपिंग है आपकी इसमें ठीक।
देन आपका आता है टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स। टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स में जो है हमारी यूनिट तो एज यूजुअल आपको पता ही है कि फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है। तो इसमें जो है हमने अभी 6 टॉपिक्स बताए थे जिनको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, आपका इंट्रोडक्शन टू हीमोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। तो इसमें क्या होगा, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो जो है बेसिकली डिस्कस कर सकते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ हीमोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी आफ्टर दिस lecture. And then other one topic is drugs used in congestive heart failure, antihypertensive drugs, anti-anginal drugs, anti-arrhythmic drugs, anti-hyperlipidemic drugs. तो इसमें जो है बेसिकली जो हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे जो भी ड्रग्स यूज़ होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। कंजस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है, इन सब की जो है इलेबोरेटली पढ़ेंगे। इनका जो है हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग एडिक्शंस जो है सब पढ़ा जाएगा, ठीक। यूजेज ऑल्सो। सो स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू हीमोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। सो सबसे पहले अभी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हीमोडायनेमिक्स क्या होता है। हीमोडायनेमिक्स जैसे आप देख रहे हैं 2 वर्ड से मिलके बन रहा है, हीमो एंड डायनेमिक्स। सो हीम को मैंने बताया आपको कि ब्लड कहते हैं, एंड डायनेमिक्स इज द बेसिकली फ्लो ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड किस तरीके से फ्लो कर रहा है आपकी थ्रू आउट द बॉडी। एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में बेसिकली आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रो एंड फिजियोलॉजी, यानी कि इलेक्ट्रो से आपको पता लग रहा है कुछ जो है इलेक्ट्रिक चीज़ है या फिर जो है कुछ इलेक्ट्रिकल चीज़ों का इन एंड आउट है। तो वही है कि जो हमारा हार्ट है, हमारे हार्ट के अंदर भी इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस होते हैं, तो जिसको जो कि प्रोड्यूस होते हैं हमारे एक नेचुरल पेस मेकर होता है हमारी बॉडी में प्रेजेंट, SA नोड, सीनो आर्ट्रियल नोड, जो कि हमें जो है नर्व को पहुँचा, जो नर्व इम्पल्सन हो रहा है, इलेक्ट्रिक इम्पल्सन हो रहा है, उसको पहुँचाता है AV नोड में। AV नोड क्या होता है आपका, आर्ट्रियो वेंट्रिकल नोड। तो क्या है, फिर वो क्या करेगा फर्दर आपको ऐसे ही इसी प्रोसेस में क्या करेगा, फिर वो सेकंड जो थर्ड स्टेप आएगा वो आएगा आपका जो इम्पल्स जनरेट हो रहा है वो जाएगा आपका बंडल ऑफ हिज में। बंडल ऑफ हिज जो होता है बेसिकली आपका थर्ड जो है पार्ट होता है डाउन टू AV नोड, एंड देन आपका जो है वो आपका परकुंजे फाइबर्स में जाके, जो कि परकुंजे फाइबर्स जो हमारे हार्ट की पेरिफेरी पे जो है प्रेजेंट होते हैं उनमें जाके, तो हमारे जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी है बेसिकली इसमें क्या है कि हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो है, कॉन्ट्रैक्शन में ही जो है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी का कोई वर्क होता है, रिलैक्सेशन में कोई वर्क नहीं होता नर्व इम्पल्सन का और जो है आपका बेसिकली इलेक्ट्रिक इम्पल्स का, ठीक। सो स्टार्ट करते हैं हीमोडायनेमिक्स। हीमोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन जो है वो इसका ऐसे है कुछ कि हीमोडायनेमिक्स इज़ ए फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ ब्लड फ्लो। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जो हीमोडायनेमिक्स है 2 वर्ड से मिलके बन रही है, तो इसमें हम क्या है हीमोडायनेमिक्स। तो बेसिकली जैसे इसमें लिखा है आप देख सकते हैं कि जो फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ ब्लड फ्लो इन द बॉडी। तो फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल जो प्रिंसिपल है ब्लड फ्लो का वो हम इसको पढ़ेंगे। तो इसमें जो है फंक्शंस क्या होते हैं इसके ब्लड के, हमारे सबसे पहले ब्लड क्या करता है हमारा, ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड गैसेस को, न्यूट्रिएंट्स को एंड वेस्ट को। हीमोस्टैटिस जो है बेसिकली आपका रेगुलेशन होता है ऑफ pH, यानी कि आपके अंदर, आपके ब्लड के अंदर या फिर आपकी बॉडी के अंदर जो पावर ऑफ हाइड्रोजन है, pH है, उसको रेगुलेट करता है, उसे न्यूट्रलाइज रखता है। एंड बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, वाटर कंटेंट को जो है मेंटेन रखता है, और आपकी हार्ट जो है ब्लड जो है बेसिकली आपका प्रोटेक्शन के में भी हेल्प करता है। प्रोटेक्शन में कैसे हेल्प करता है, प्रोटेक्शन में क्या करेगा ये जो है आपकी बॉडीज़ में जो प्रेजेंट होती हैं WBC ब्लड के अंदर, ये एज ए एक इम्यूनिटी की तरह काम करता है। तो जो ये एंटीबॉडीज़ होती हैं प्रेजेंट करती हैं, ठीक। नेक्स्ट आपका आता है फंक्शंस ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं न्यूट्रिएंट हार्मोन्स को, रिमूव करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स को, और गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। तो गैसेस एक्सचेंज ब्लड के थ्रू कहाँ होती है, हमारी एल्वियोलाइज में। एल्वियोलाइज जो है हमारे लंग्स का सबसे लास्ट हिस्सा होता है जहाँ पे हमारी गैसेस एक्सचेंज होती हैं। तो बेसिकली जब हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड हमारे लंग्स में जाता है तो वो जो गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं, जो ऑक्सीनेटेड हो रहा है डीऑक्सीनेटेड से ब्लड, वो एल्वियोलाइज से होता है। ऐसे ही सेम इम्यूनिटी क्या है कि जो ब्लड वेसल्स ट्रांसपोर्ट ब्लड करती हैं
ब्लड वेसल्स का बेसिकली जो काम होता है वो यही होता है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, जो कि कैरीज करते हैं हमारा ब्लड, जैसे भी मैंने बताया आपको, कैरीज करता है ऑक्सीजन एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो कैरी करेगा उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगी, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीनेटेड में क्या प्रेजेंट होगी, आपकी ऑक्सीजन। तो हमारी बॉडीज़ में दोनों तरीके के ही ब्लड प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड। तो जब हम इनहेल करते हैं तो हम CO2 जो है वो एक्सेल कर रहे हैं, और इनहेल में हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीजन अंदर जा रहा है। जो ऑक्सीजन हम अंदर ले रहे हैं तो वो हमारे ब्लड तक कैसे पहुंच रही है, एल्वेलाइज के थ्रू, ठीक। तो क्या है, सेकंड वन आपका जो है वो है ऑल्सो कैरीज न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट। ये जो है हमारा हार्ट है वो न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट को भी कैरी करता है। हार्ट पंप करता है ब्लड थ्रू ब्लड वेसल। जो हार्ट ब्लड जो है पंप करेगा वो किसके थ्रू करेगा, ब्लड वेसल्स के थ्रू। आइए तो देखते हैं ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। तो फर्स्ट आप देख रहे हैं ये एक चार्ट है, तो इसमें क्या है आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इलेबरेट कर देता हूँ कैसे कैसे ब्लड सर्कुलेट होता है। आपको पता है हमारा हार्ट जो है 4 चैम्बर्ड होते हैं, जिसमें 4 चैम्बर्ड में आपके दो जो है आपके वेंट्रिकल्स होते हैं और 2 आर्ट्रियम होते हैं। तो आर्ट्रियम्स जो होते हैं वो ऊपर वाला हिस्सा होता है, वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो नीचे वाला चैम्बर होता है हार्ट का। तो ऐसे ही आर्टरीज एंड वेंट्रिकल्स को भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसमें क्या है, एक हमारे हार्ट में जो है वेन होती है, सुपीरियर वेन, जिसको हम कहते हैं सुपीरियर वेना कावा। तो सुपीरियर वेना कावा से क्या होगा, बेसिकली आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड आपके राइट आर्ट्रियम में आएगा, ठीक, राइट आर्ट्रियम में आएगा। देन वो क्या किससे होता हुआ जाएगा, ट्राइकस्पिड वॉल से। ट्राइकस्पिड वॉल जो है आपका बेसिकली राइट आर्ट्रियम से लेफ्ट आर्ट्रियम के बीच की जो वॉल होता है उसे हम ट्राइकस्पिड वॉल कहते हैं। फिर आपका राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल प्रेजेंट होता है उसे हम ट्राइकस्पिड वॉल कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसके, जैसे राइट आर्ट्रियम है और ये राइट वेंट्रिकल है, तो इसके बीच में जो ये वॉल है ये हमारा ट्राइकस्पिड वॉल है, ठीक। देन आपका जो है वो फिर आपका क्या करेगा, फिर वो जो आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो आपका पल्मोनरी वॉल से होता हुआ कहाँ पे जाएगा, आपका पल्मोनरी आर्टरीज़ में, ठीक। वैसे तो जो हमारी आर्टरीज़ है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड कंटेन करती हैं, एंड हमारी वेन्स जो होती हैं वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कंटेन करती है। बट इन दिस कंडीशन पल्मोनरीज़ की इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारी पल्मोनरी आर्टरीज़ होती हैं वो कैरी करती हैं हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड, एंड जो हमारा पल्मोनरी वेन कैरी करती है वो होती है हमारा ऑक्सीनेटेड ब्लड। क्यों ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारा पल्मोनरी यानी कि लंग्स में जो है हमारा ब्लड जो है वो ऑक्सीनेटेड होगा। अभी मैंने बताया जैसे एल्वेलाइज में, तो क्या जो आर्टरी लेके जा रही है ब्लड को, तो वो कौन सी आर्टरी होगी, हमारी पल्मोनरी आर्टरी, और जो मतलब बेसिकली आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। एंड लंग्स से जब ब्लड निकल के जाएगा तो वो ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जाएगा, ठीक। देन जो है वो पल्मोनरी वेन में जाएगा, पल्मोनरी वेन के बाद में वो किस में जाता है, आपका लेफ़्ट आर्टरियम में, लेफ़्ट आर्टरियम के बाद जाएगा आपका मटीरियल वॉल में। मटीरियल वॉल जो है आपका लेफ़्ट आर्टरियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच का जो वॉल होता है उसे हम मटीरियल वॉल कहते हैं। देन वो आपका जाएगा, ये बीच में जो है देन आपका जाएगा वो एरोटिक वॉल में, एरोटिक वॉल में से वो जाएगा एरोटा में, एरोटा से और हमारा पूरा जाके वो सिस्टमिक आर्टरीज़ में जो है से होता हुआ हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा, ठीक। देन यही प्रोसेस चलता रहता है, दिस इज़ ए कंटिन्यूस रेगुलर प्रोसेस, ठीक। तो ऐसे जो है हमारा ब्लड जो है हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है, ये बेसिकली हमारा ब्लड सर्कुलेशन है। तो इसे सिंपल लैंग्वेज में कैसे पढ़ेंगे, जैसे हमारा जो ब्लड है वो क्या करेगा, वो सबसे पहले किस में से जाता है, सुपीरियर वीना कावा और इन्फीरियर वीना कावा। सुपीरियर वीना कावा जो होता है हमारे हार्ट के अपर साइड प्रेजेंट होता है, और इन्फीरियर वीना कावा हार्ट के डाउन साइड में प्रेजेंट होता है। तो सुपीरियर वीना कावा जो करेगा वो कैरी क्या कर रहा था, हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड पहले किस में आएगा, हमारा राइट आर्टरियम में, राइट आर्टरियम से किस में जाएगा, आपका राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल के और राइट आर्टरियम के बीच में होता है हमारा ट्राइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल से फिर वो जो है चेंज होता हुआ जाएगा हमारे पल्मोनरी वॉल से होता हुआ, बेसिकली यहाँ पे देखिए ये पल्मोनरी वॉल होता है, इस पल्मोनरी वॉल से होता हुआ जाएगा ये किसमें, पल्मोनरी आर्टरीज़ में। पल्मोनरी आर्टरीज से फिर वो जाएगा हमारे लंग्स में, लंग्स से जाएगा वो हमारे किस पार्ट्स में, एल्वियोलाइज में, एल्वियोलाइज में जाके वो गैसेज एक्सचेंज करेगा, गैसेज एक्सचेंज करने के बाद में वो दोबारा से लंग्स में आएगा, फिर लंग्स में से आने के बाद वो पल्मोनरी वेन से होता हुआ ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है हमारा पल्मोनरी वेन से होता हुआ किस में जाएगा, लेफ्ट आर्टरियम में,
लेफ़्ट आर्टरी में जाने के बाद में वो मटीरियल वॉल, इनके बीच में एक प्रेजेंट होता है मटीरियल वॉल। मटीरियल वॉल जो है बेसिकली वॉल जो होते हैं बेसिकली एक स्प्रिंटर टाइप होते हैं, जस्ट लाइक दिस। तो जब हमारा ब्लड आता है तो फिर वो ऐसे ओपन होते हैं, ब्लड इन अंदर गया तो वो ऐसे फिर बंद हो जाते हैं। ये जो हमारे होते हैं इनवॉलेंट्री होते हैं, यानी कि ये हमारी इच्छा के बिना ही काम करते हैं। हम अगर चाहें तो इनको नहीं रोक सकते, बट अगर कोई फ्यूचर कंडीशन ऐसी होती है कि कुछ कार्डिक डिजीज़ हो गई, आपकी बॉडीज़ में कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ हो गई, आपका जो है हार्ट जो है ठीक से ब्लड पंप नहीं कर रहा है या फिर ऑक्सीजन सप्लाई ठीक से नहीं हो रही है आपकी बॉडी में, तो फिर ये जो हम मटीरियल वॉल, आपका पल्मोनरी वॉल और आपका जो ट्राइकस्पिड वॉल, 3 वॉल्व्स हैं, इनमें भी कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है इसकी वजह से। ठीक है। देन आपका जो भी मैंने बताया लेफ़्ट वेंट्रिकल से फिर वो एरोटिक वॉल से होता हुआ एरोटा में जाएगा। एरोटा जो है हमारा सबसे सुपीरियर जो है आर्टरी होती है हमारी बॉडी की, और सबसे सुपीरियर जो वेन होती है वो होती है हमारी सुपीरियर वीना कावा। ठीक। तो ये जो है कंपोनेंट जो है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के वो होते हैं क्या, ये 5 होते हैं। फर्स्ट वन इज़ आपका आर्टरीज़। आर्टरीज़ जो होती हैं ये इलास्टिक होती हैं। इलास्टिक क्या होती है, मतलब बेसिकली इनके जो डायामीटर होता है 1.5 सेंटीमीटर से होता है। ठीक। और फिर आपका आता है आर्ट्रियोलर। आर्ट्रियोलर में जो है इनकी और थिकनेस होती है, सॉरी आर्टरीज़ की जो थिकनेस होती है वो 1 mm तक होती है। तो ये सबसे मोटी चीज़ होती है, सबसे मोटी आर्टरीज़ होती हैं। ठीक। आर्टरीज़ क्या कैरी करती हैं, हमारा ऑक्सीनेटेड ब्लड, इसीलिए रेड कलर्स में शो होती हैं। ठीक। ऑक्सीनेटेड है तो फिर वो रेड ही रहेगा ब्लड। तो ऐसी आर्ट्रियोलर्स में, आर्ट्रियोल्स जो होते हैं ये मस्कुलर आर्टरीज़ होती हैं। इलास्टिक भी तो इलास्टिसिटी होती है बट इतनी नहीं होती, इसलिए मस्कुलर आर्टरीज़ होती हैं। ठीक। फिर आता है आपका कैपिलरीज़। कैपिलरीज़ जो होती हैं सबसे फाइन जो है हमारी कैपिलरीज़ होती हैं सब। ठीक है। सबसे पतली होती हैं ये, जिनकी जो डायमीटर होती है वो 37 नैनोमीटर होती है एंड इसकी थिकनेस होती है 1 नैनोमीटर। ठीक। ऐसे ही आपका फिर वेन्यूल्स होते हैं, देन वेन्स होती हैं। वेन्स जो है ब्लू कलर में इसलिए आपको डिनोट हो रही हैं क्योंकि वो कैरी करती हैं क्या, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ठीक। फिर अब हम आते हैं हीमोडायनेमिक्स। हीमोडायनेमिक्स बेसिकली क्या है, ब्लड का मूवमेंट। हीमोडायनेमिक्स इज़ अबाउट हाउ ब्लड फ्लो इन द बॉडी और मूव इन द बॉडी। ठीक। प्रेशर फ्लो। प्रेशर फ्लो क्या होता है, ब्लड मूव फ्रॉम एरियाज ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ब्लड क्या करता है हमारा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। ठीक। वेसल्स जो होती हैं, साइज़ जो है वेसल्स का साइज़ भी जो है डिपेंड करता है हमारे ब्लड के फ्लो पे। अगर नैरो वेसल्स है तो जो है ब्लड स्लो डाउन होगा, फ्लो हाई आएगा। ठीक है। और जो है बेसिकली हार्ट पंपिंग है। हार्ट पंपिंग क्या है, हमारा हार्ट जैसे आपको पता ही है कि ब्लड पंप करता है, हाउ मच इट पंप, कैसे पंप कर रहा है, डिलीवर कर रहा है ऑक्सीजन, बॉडी कंट्रोल करता है। तो ये सब आपका किस में आ जाता है, हीमोडायनेमिक्स में। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग, क्या क्या फैक्टर्स जो है अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने पीछे बताया आपको कि ब्लड फ्लो जो है कैसे, साइज़ जो है ब्लड वेसल का, वो सपोज़ कि आप एक पाइप है, एक पाइप में आप जो है फ्लो चल रहा है, आपका पानी चल रहा है रेगुलर बेसिस पे। ठीक है। मैं उसमें कोई कंकड़ फंसा दूं या फिर कुछ ऐसी चीज़ डाल दूं जिससे जो वाटर का फ्लो है उसमें रेजिस्टेंस आएगा, तो या फिर मैं उसको दबा दूं या फिर मैं किसी से बांध दूं जिसके उसके साइज़ जो है नैरोइंग आ जाए। तो साइज़ में नैरोइंग आएगी तो फिर क्या होगा, तो हमारा जो ब्लड फ्लो है उसमें रेजिस्टेंस आएगा ही आएगा। ठीक। सेकंड आता है आपका कंडीशंस ऑफ वेसल्स। कंडीशंस ऑफ वेसल्स में क्या होता है, बेसिकली कंडीशन पे डिपेंड करता है वेसल्स की। अगर आपकी वेसल्स जो है स्मूथ है तो ब्लड फ्लो नॉर्मल रहेगा। अगर वही जो है आपकी कहीं से रप्चर हो रही है, तो क्या रप्चर हो रही है तो वेसल तो वो फट के, जो अगर रप्चर है तो आपका ब्लड बाहर निकल जाएगा और आपका जो है ब्लड फ्लो इरेगुलेट हो जाएगा। ठीक। कंडीशन बेसिकली जो है जैसे कि इसमें जो है थर्ड वन इज़ आपका स्मूथनेस ऑफ ल्यूमेन। ल्यूमेन बेसिकली क्या होता है, हमारा आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज का जो इनर मोस्ट लेयर होती है जिससे ब्लड टच होके जो है आपका फ्लो करता है, उसे हम कहते हैं ल्यूमेन। ल्यूमेन क्या काम करता है उसकी, अगर सिंपल सी बात है, अगर जो अंदर का इनर मोस्ट एरिया है जिसमें जो है ब्लड फ्लो हो रहा है, उसकी अगर स्मूथनेस में प्रॉब्लम आ रही है, अगर बीच में से कहीं वो रप्चर होके या फिर कुछ उसका टाइटनेस आ रही है, स्टिफनेस हो रही है उसमें, तो फिर आपका जो है ब्लड फ्लो वो भी डिस्टर्ब हो गई होगा। इलास्टिसिटी ऑफ मस्कुलर लेयर्स। ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया आपका बेसिकली जो है अपर जो है मीडियल वो होती है लेयर आपकी आर्टरीज़ की। ठीक। डेस्टिनेशन ऑफ ब्लड।
डेस्टिनेशन जो है ना कि जहाँ आपका ब्लड पहुँच रहा है उस तक नहीं पहुँच पा रहा, कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, तो वो आपके डेस्टिनेशन ऑफ ब्लड में आ गया। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जैसे कि मेरी उंगली है, मैंने यहाँ से इसको बांध दिया, तो क्या होगा मेरी बॉडी में क्या है कि वो ब्लड यहाँ तक तो आएगा बट वो पिन पॉइंट यानी टिप पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएगा। तो फिर क्या होगा, थोड़ी देर बाद मुझे खुद फील होने लगेगा, वो विजुअलाइज भी होगा मेरी आईज से कि ये जो मेरा पार्ट है फिंगर का ये ब्लूइश होने लगेगा। ब्लूइश होने लगेगा इन द सेंस कि इसमें जो है ऑक्सीजन फ्लो नहीं हो रही है, ऑक्सीजन फ्लो नहीं हो रही तो इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऊपर ही रह गया, तो जिसकी वजह से ये ब्लू पड़ जाएगी। अगर मैं कुछ सेवरल टाइम्स के लिए इसको इसी कंडीशन में रखता हूँ तो फिर ये भी हो सकता है कि मेरा जो ये फिंगर है, इसकी टिप है, ये ख़राब हो सकती है, इसकी सेल डेड हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या है, फैक्टर इफेक्ट करेगा आपकी ब्लड फ्लो को, यानी कि हीमोडायनेमिक्स को। कार्डिक आउटपुट बेसिकली क्या होता है, हमारा हार्ट 1 मिनट के अंदर कितना ब्लड पंप कर रहा है थ्रू आउट द बॉडी इज़ बेसिकली द कार्डिक आउटपुट। कार्डिक जैसे कि डेफिनेशन आप हम पढ़ते हैं इसकी, कार्डिक आउटपुट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लोइंग फ्रॉम द हार्ट, यानी कि हार्ट से जितना ब्लड फ्लो हो रहा है एट पर्टिकुलर गिवन टाइम में हम क्या लेंगे, पर मिनट का ही जो है हम इसको बेसिकली कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो हमारा जो कार्डिक आउटपुट है वो कितना होता है 70 ml जो है हमारा 72 मिनट्स में। ठीक है, यानी कि 72 मिनट पर मिनट, 72 टाइम्स पर मिनट जो है हमारा कार्डिक जो है हमारा हार्ट जो है पंप करता है ब्लड को, और एक बार में कितना करता है 70 ml। तो टोटल जो है हमारा अबाउट 1 मिनट में कितना करेगा 5040 ml पर मिनट, यानी कि अबाउट 5 लीटर के आसपास जो है हमारा हार्ट जो है आउटपुट देता है हमारे ब्लड का, यानी कि हमारा हार्ट 1 मिनट में 5 लीटर के आसपास जो है ब्लड को पंप करता है थ्रू आउट द बॉडी। जिसमें कि हमारा जो है स्टॉक वॉल्यूम क्या होता है, स्टॉक वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय हार्ट इन ए बीट, यानी कि स्टॉक वॉल्यूम की जो है बेसिकली आपका जो है हार्ट कितना एक बीट में, एक हार्ट बीट में जो आपका लब डब का साउंड आ रहा है, जो एक पूरा साइकिल पूरा हो रहा है, उसमें जो है आपका कितना ब्लड पंप हो रहा है, तो वो होता है आपका स्टॉक वॉल्यूम में। ऐसे हार्ट रेट क्या होता है आपका वेंटिकुलर सिस्टोल पर मिनट, यानी कि आपका वेंटिकुलर सिस्टोल यानी कि कितना आपका जो ये है रिलैक्सेशन हो रहा है हार्ट का, सॉरी कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है। हार्ट रेट में क्या है आपका वेंटिकुलर कॉन्स्ट्रिक्शन पर मिनट कितना हो रहा है, ये आपका हार्ट रेट होता है। ठीक, इसमें एक चीज़ और होती है, वो होती है आपका इजेक्शन फ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है आपका इजेक्शन फ्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप समझ लीजिए। इजेक्शन फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो हमारा ब्लड है एक बीट में, ठीक, पर बीट यानी कि लब की साउंड आई, आपको पता है कि जैसे हार्ट जो है हमारा लब डब का साउंड करता है, लब में वो जो हमारा वेंट्रिकुलर है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, तो जो है हमारा आर्ट्रियम वो रिलैक्स होगा, तो यही वाइस वर्सा ये पोजीशन चलती रहती है, लब एंड डब में इसका जस्ट अपोजिट होगा। तो जो है हमारा इजेक्शन फ्रैक्शन में क्या है, इजेक्शन फ्रैक्शन में कि जो हमारा लब की साउंड, लब लेवल पे जो साउंड आ रही है उस टाइम पे कितना ब्लड हमारा पंप हो रहा है इन वन साइकिल, इन वन बीट इज़ बेसिकली दी इजेक्शन फ्रैक्शन। अब देखते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकार्डियोफिजियोलॉजी जो है बेसिकली जो हमारी स्टडी है वो डायग्नोस करने के लिए किसको, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को। 2 एक्सिस किस लिए करते हैं हम इसको, जो है हम इससे हम पता लगा सकते हैं अरेथमिया पता लगा सकते हैं, इल्यूसिडेट कर सकते हैं हमारे सिम्टम्स, यानी कि बेसिकली अगर हमारे हार्ट में कोई दिक्कत है या फिर इरेगुलर हार्ट बीट आ रही है, हार्ट ठीक से ब्लड पंप नहीं कर रहा है, तो वो हमारे किससे, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी से हम इसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, एक एबनॉर्मल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आ रहा है, यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो आपने बेसिकली सुना होगा ECG, जिसमें जो है आपकी PQRST वेव्स होती हैं और जो हमारी डिनोट करती है हमारे हार्ट की जो है पंपिंग को और हमारे हार्ट की साइकिल को। एक्सेस रिस्क ऑफ डेवलपिंग अरेथमिया इन फ्यूचर, अगर फ्यूचर में आपको अरेथमिया होने वाला है तो वो भी आप इससे जो है डायग्नोस कर सकते हैं। डायग्नोस बेसिकली आप जो है उसको एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, डिज़ाइन ट्रीटमेंट, इसके अकॉर्डिंग जो है हम ट्रीटमेंट को डिज़ाइन कर सकते हैं कि हमें जो है किस चीज़ पे क्या जो है एक्शन लेना है। तो ये बेसिकली हमारा जो नॉर्मल हार्ट है वो क्या होता है, नॉर्मल हार्ट हमारा जो है हमारा एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स स्टिमुलेट करता है। अभी जैसे मैंने बताया कि हार्ट के अंदर 2 नोड्स प्रेजेंट होती है, एक SA नोड एंड AV नोड। तो जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जो होता है वो स्टार्ट होता है हमारा सीनो आर्टेरियल नोड से, जो SA नोड होती है जो कि भेजती है इम्पल्स को थ्रू आर्टरी। ठीक है, जो हमारा जो है इम्पल्स को भेज रही है
किसमें, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड में। आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जो है आपका सेकंड पार्ट होता है आपका, जब आपका जो है जिसे ऐसे नोड है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम नेचुरल पेस मेकर भी कहते हैं, ठीक है। और यही जो है हमारा एस ए नोड टू ए वी नोड जो है हमारा इम्पल्स का पहुंचना, इसको हम रिले स्टेशन की तरह भी ये कहा जाता है। इट सेंड्स द इलेक्ट्रिक इम्पल्स टू वेंट्रिकल्स, ठीक है। देन आपका जो है पहले क्या आएगा, सीनो आर्ट्रियल से, आर्टरी से होता हुआ जो इम्पल्स है वो आपका आर्ट्रियो वेंट्रिकल में जाएगा, फिर वो आर्ट्रियो वेंट्रिकल से आपका वेंट्रिकल्स में जाएगा इम्पल्स, ठीक है। फिर देखिए जैसे बेसिकली अभी मैंने बताया आपको एस ए नोड ए बी नोड, देन आपका किस में जाता है, बंडल ऑफ हिज में। बंडल ऑफ हिज जो है आपका हार्ट की जो मिडिल लेयर होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं। देन जो है आपका परकुंजे फाइबर्स जो होते हैं आपकी हार्ट की जो पेरिफेरी होती है, इस पर छोटे छोटे आप जो हैं देख रहे हैं डिज़ाइंस, ये बेसिकली आपके परकुंजे फाइबर्स हैं जो कि इम्पल्स को हार्ट के पेरिफेरी पे ले जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा हार्ट जो है कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, ठीक है। यही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे हार्ट के कॉन्स्ट्रिक्शन में, ठीक। कार्डिक एक्शन एंड पोटेंशियल क्या होता है, द कार्डिक एक्शन पोटेंशियल इज़ द बेस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द हार्ट, यानी कि जो इसकी बेस यूनिट है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की हार्ट में, वही होती है हमारी कार्डिक पोटेंशियल, जो कि प्रोड्यूस करती है कार्डिक कॉन्स्ट्रक्शन को। जैसे मैंने भी बताया आपको, कार्डिक कॉन्ट्रैक्शंस ही होते हैं, रिलैक्सेशन अपने आप होता है, उसमें किसी भी नर्व इम्पल्स जनरेशन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक। कार्डिक मायोसाइट्स लाइक अदर टाइप्स ऑफ मसल सेल्स, यानी कि कार्डियोमायोसाइट्स जो है अदर टाइप की जो कार्डिक मसल्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है, हमारा नेगेटिव पोटेंशियल होता है। नेगेटिव पोटेंशियल वो कहाँ तक का होता है, वो होता है हमारा -90 मिलीवोल्ट का, ठीक। जैसे कि हमारा ऐसे नोड से हमारा नर्व जो है इम्पल्स जनरेट हुआ, वो ए बी नोड पे गया, तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारे हार्ट के अंदर जो है आयंस प्रेजेंट होते हैं, जो कि उस टाइम पे बिल्कुल पीक लेवल पे, पीक डाउन पे होंगे तो डाउन पे कितना है वो -90 पे। जैसे ही वो उनको जो है इम्पल्स मिलेगा तो वो एकदम से एक्साइट होके आपका +30 तक पहुंच जाते हैं अबव द थ्रेशोल्ड, ठीक। देन वैसे ही आपका जो है हार्ट जो है फिर कॉन्स्ट्रिक्ट होता है। कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो क्या करेगा, वो हार्ट कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो फिर उसके बाद में देन आपका क्या है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रिगर इवेंट, जिसकी वजह से ट्रिगर होते हैं इवेंट किसके, पोटेशियम के, सोडियम के, कैल्शियम के, इन 3 आयंस के जो है इवेंट ट्रिगर होंगे क्रॉस दिस सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगे, देयर बाई जनरेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट आयन करंट, जिसकी वजह से हमारा आयंस का करंट जनरेट होगा और हमारी जो सेल्स हैं वो कॉन्स्ट्रक्शन में करने लगेंगी, ठीक। तो इसमें हमारे क्या होते हैं, 5 फेस होते हैं, जैसे कि बेसिकली 5 फेसेस क्या होते हैं हमारे। फेस ज़ीरो में क्या होता है, हमारा ओपनिंग होती है हमारी सोडियम चैनल्स की, तो फेस 0 में क्या होगा, हमारा सोडियम चैनल, यानी कि अभी जैसे मैंने बताया आपको कि जो हमारा ये बिल्कुल यहाँ पे ये फेज़ 0 में क्या होता है, ये फेज़ 0 है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये हमें इम्पल्स जनरेट हुआ, जो थ्रेशोल्ड था वो -90 से डायरेक्ट +30 पे जाएगा, यहाँ तक +30 पे जाएगा, ठीक। देन हमारा फेज़ 1 आता है, इसमें क्या है, फेज़ 0 में हमारे सोडियम चैनल्स की इनफ्लक्स होता है। इनफ्लक्स बेसिकली इसमें सोडियम चैनल जो है हमारे ओपन होंगे और सोडियम आयंस अंदर आ जाएंगे। सोडियम आयंस के अंदर की आने की वजह से जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा कॉन्स्ट्रक्शन में, ठीक। देन फिर जब ये बिल्कुल पीक पे पहुंच जाएगा, फिर थोड़े से टाइम के लिए ये जो है थोड़ा सा लोअर डाउन जाएगा अपने थ्रेशोल्ड पे, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे जाने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे क्या होगा, हमारा कैल्शियम चैनल्स जो हैं वो ओपन होंगे, कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे और क्लोराइन, और जो है बेसिकली फिर उसके बाद सेकंड जो हमारा आता है वो होता है, फर्स्ट फेज में जो हमारा पोटेशियम चैनल्स ओपन होंगे, सेकंड फेज में हमारा क्या होता है, कैल्शियम चैनल्स ओपन। कैल्शियम चैनल्स बेसिकली क्या करते हैं, सेकंड फेज़ को हम एक चीज़ और कहते हैं प्लेट्यू फेज़। प्लेट्यू फेज़ इसलिए कहते हैं कि ये थोड़ा सा लीनियंट फेज़ रहता है, क्योंकि इसमें जो है कैल्शियम चैनल्स ओपन हो रहे हैं, ठीक, और पोटेशियम चैनल्स आपके बाहर जा रहे हैं। तो इसमें क्या है, आपका कैल्शियम अंदर आ रहा है, पोटेशियम बाहर जा रहा है, ठीक। फिर आपका थर्ड फेज़ आता है आपका पोटेशियम चैनल्स, तो इसमें भी आपके पोटेशियम चैनल्स जो है आउट, यानी इसमें जो है पोटेशियम जो आयंस हैं वो आपके बाहर जाएंगे। देन आपका आता है फेज़ 4। फेज़ 4 जो है हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल फेज़ होता है। यहाँ पे क्या है, हमारा जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो बिल्कुल लीप पोजीशन पे होता है, यानी बिल्कुल डाउन पोजीशन पे होता है। तो ये बिल्कुल जो है हमारा मेंटेन करता है एक एक्शन पोटेंशियल को, ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर दी listening and thanks to all my viewers. Thank you.